हाँ, in some books it is chapter number 12, in some books it is chapter number 11. Focus. हाँ, तो see it is electricity. हो गया ठीक? Okay. So see, we are going to study electricity. Before we proceed to study electricity, हम इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स हमको मालूम है ना, कि एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने पहले कभी सुने होंगे, वो हमारा सिलेबस में नहीं है। किसी को अगर प्लास्टिक चेयर पर बैठाया जाए और पैर उसके ज़मीन पर न रखने दिए जाए और उसको प्लास्टिक चेयर पर बैठाकर किसी कपड़े से पीछे से ठोका जाए चेयर को, तो चेयर में के चार्जेस उस पर्सन की बॉडी में जमा हो जाएंगे जाके, और फिर उस पर्सन को हम हाथ लगाएंगे तो उसके बॉडी में जो चार्जेस जमा होगा वो हमारी बॉडी में आ जाएंगे और हमको करंट लगेगा, झटका भी लगता है जोर से और उसको भी करंट लगेगा, शॉक लगेगा। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा, आप वो स्केल को बालों में रूलर को ऐसा करके पेपर ऐसा अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब गर्मी का मौसम होता है, बालों में कंघी घुमाओ तो वो स्पार्कलिंग होती है, उससे चिंगारी जैसी निकलती है, हमारा ध्यान नहीं होता है। और अगर आपके घर में वुलन ब्लैंकेट होगा तो उसको नाखून से ऐसा स्क्रैच करो, चिंगारी निकलती है, लाइट भी निकलता है, दैट इज ऑल्सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह रुका हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में रिसर्च किया था। पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ाते समय बारिश आ गई, तो उसने फिर क्या किया, सिल्क क्लॉथ की पतंग बनाया, रेशम के कपड़े की, और तार से बांध दिया, मेटेलिक वायर, और उससे पतंग उड़ा रहा था। चाबियों का गुच्छा उसमें फंसा के रखा, उसके घर में बुलाए, फिर वापस आए, चाबियों के गुच्छे को हाथ लगा तो झटका बैठा उसको। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं वुलन सॉक्स पहनता हूँ और फिर सॉक्स पहनता हूँ, शूज़ पहनता हूँ, और फिर अपने घर का डोर का हैंडल, डोर ओपन करने हाथ लगाता हूँ तो झटका बैठता है, तो मेरे मन में डर बैठ गया था। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने वो वुलन सॉक्स पहनना ही बंद कर दिया, और अभी कभी पहनता हूँ तो किसी और चीज़ को हाथ लगा देता हूँ, फिर डोर को हाथ लगाता हूँ। दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमारा वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। मिस्टर बीन का यूट्यूब पे एक 2-3 मिनट्स का बहुत अच्छा वीडियो है, उसमें एक वो डॉगी है छोटा सा, उसके बारे में बहुत अच्छा वीडियो देखना आप कभी। तो अब हम चालू करते हैं अपने काम की बात। व्हाट हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे चैप्टर को नाम इलेक्ट्रिसिटी दिया, बट बेसिकली इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो सबसे पहले, दिस इज अ मेटेलिक वायर एंड वी आर लुकिंग इनटू द वायर। समझो दिस इज अ मेटेलिक वायर, अ मैग्नीफाइड व्यू। और इस मेटेलिक वायर, you know that metals contain a large number of free electrons. metals जो है उनके पास ढेर सारे free electrons होते हैं. What are free electrons? Those electrons which have left their orbits, which are not revolving around the nucleus. Such electrons are called, जैसे ये देखो, ये है, this is suppose a copper wire. कौन सा वायर है ये? कॉपर वायर। और इस कॉपर वायर में कॉपर के एटम्स होंगे। एंड अब अपने सिलेबस से एक चैप्टर हट गया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उस चैप्टर में सबके एटॉमिक नंबर वगैरह वो सब दिए हैं। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर है 20। इसके न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स होते हैं, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, हाँ, 1 3 4 5 6 7 8, और फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सॉरी, कॉपर का सिंबल है Cu, क्योंकि पुराने जमाने में उसका नाम क्यूब्रम था। एटॉमिक नंबर इज 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2882, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड हम कहते हैं मेटल्स ऑलवेज कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ऑर्बिट के बाहर निकल जाते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्टेट रूल मैं समझा चुका हूँ आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में। ऑक्टेट रूल बोलता है कि हाइड्रोजन हीलियम के अलावा बाकी एटम्स कोशिश करते हैं
कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए वो किसी से इलेक्ट्रॉन मांगते हैं या देते हैं या शेयर करते हैं। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, चाहिए कितने? 6, और जनरली 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इन जनरल। तो वेनेडियम है जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एटम्स कैन गिव मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन टेक मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बाद 2 है, 6 चाहिए, नहीं मिलते, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के भाग जाते। क्यों भाग जाते? क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 2 8 8, तो 8 हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया इसका, ये सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अब इसमें 2 पॉजिटिव चार्जेस आ गए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए, है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, these 2 electrons are called free electrons. Why free? Because they are free to move wherever they want to go inside the wire. वायर के अंदर कहीं भी जाने के लिए वो फ्री हो गए। न्यूक्लियस के चंगुल से न्यूक्लियस ने उनको गुलाम बना के रखा था। न्यूक्लियस ने उनको बोला था मेरे चक्कर काटते रहो। अब ये क्या हो गए, इन्होंने न्यूक्लियस का गुलामी छोड़ दी और भाग गए, स्वतंत्र हो गए, इसलिए हम इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम है कॉपर का, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे लाखों करोड़ों कॉपर के एटम्स होते हैं, उसमें से लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, है ना, लाखों करोड़ों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो इसीलिए मेटल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रैंडम मोशन में होते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। हीट के कारण आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और उल्टा भी होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से भी टेम्परेचर बढ़ता है। अगर थर्मोस में चाय रखी है, थोड़ी सी ठंडी है चाय, गर्म करना है तो थर्मोस का ढक्कन टाइट लगा के उसको शेक करो थोड़ी देर, हल्की सी चाय गर्म हो जाए, क्योंकि चाय के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। फिजिक्स कहता है टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, ये रूम टेम्परेचर है, तो उससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन रैंडम मोशन। ये इलेक्ट्रॉन किधर भी भागते रहते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। ये सब बनाऊँ कैसा, ये कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर, और इसका एवरेज अगर देखा जाए काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाती है, क्योंकि नियरली 50 ईस्ट में भाग रहे तो 50 वेस्ट में भागेंगे, नियरली 50 साउथ में भाग रहे तो 50 नॉर्थ में भागेंगे। इस तरह क्या होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर वायर नाली में पड़ा है, रास्ते में पड़ा है वायर का टुकड़ा, तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन किधर भी भागते रहते, उसके रैंडम मोशन में होते रहे। तो ये वायर में अभी करंट का फ्लो, जो असली करंट हमको चाहिए वो करंट का फ्लो अभी इसमें नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। अब इस वायर को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, ये वायर ऐसा आया, इतना चौड़ा वायर, इतना चौड़ा वायर आया, और यहाँ हमने जोड़ दिए बैटरी। ये सेल है समझो, ये हमने सेल लगा दी। अब ये सेल थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, जगह नहीं थी, तो you know this is called the negative terminal of the cell or battery and this is called the positive terminal. ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी के। अब क्या होगा, तो जैसे ही हमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिए तो व्हाट विल हैपन, ऑल द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव,
So we know electrons are negatively charged particles. So yes, very good. They will start moving. All the electrons, since they are negatively charged, all of them will start moving towards the positive terminal. पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स नहीं भागेंगे, उनको वो गुलामी में कैद है, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे विल मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखो, दो डेफिनेशन बोलता हूँ मैं, आपको कौन सी अच्छी लगती है बोलो. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called electric current. The flow of electrons per unit time is called electric current. First one, okay. The rate of flow of charge is called electric current. The rate of flow of charge is called इलेक्ट्रिक करंट. इसका मतलब क्या है? रेट वर्ड का मतलब क्या है यहाँ? रेट का मतलब है कितने टाइम में कितना चार्ज वायर में से भागता है. सिर्फ चार्ज के भागने को इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलते, कितने टाइम में कितना, एक सेकंड में कितना चार्ज भाग रहा है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. हाँ पूछो. सेकंड वाली डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स per unit time, the flow of electrons per unit time is called electric current. The flow of electrons per unit time is called electric current. The rate of flow of charge is called electric current. And कौन सा चार्ज फ्लो होता है? हमने क्या लिखे? The rate of flow of charge. तो कौन सा चार्ज? वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो फिजिक्स में ऐसा भी माना जाता है कहीं कहीं कि दुनिया की सबसे हल्की चीज इलेक्ट्रॉन में होते हैं अब तक की. तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत हल्के होते हैं वो भाग जाते हैं जल्दी से, तो ये वायर में से इलेक्ट्रॉन भागेंगे. यहाँ तक समझ में आया? नाउ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो और इलेक्ट्रिक करंट क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि फ्लो हो रहे हैं ना चार्जेस. करंट यानी क्या होता? करेंसी. करंट न्यूज क्यों बोलते हैं हम? करंट न्यूज, जो न्यूज चल रही है आजकल मार्केट में, नहीं रिसेंट नहीं होता. करंट का मतलब होता है जो चल रही है आजकल. कौन सी न्यूज ज्यादा चल रही है बोलते हैं? तो करंट न्यूज. करंट का मतलब होता है चलती फिरती हुई चीज. जो चीज चलती फिरती है उसको करंट बोलते हैं. पैसा भी अगर लोगों के हाथ में चल रहा है तो उसको बोलते हैं करेंसी, है ना. तो करंट का मतलब, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम. अब देखो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. So what is the formula for electric current? Charge upon time. What is the formula for electric current? Charge upon time. इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए. तनिष्क क्वेश्चन पूछ रहे हो? अच्छा. इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. तो अब व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जैसे अपन मास गिनते हैं, है ना, तो मास वगैरह काय में गिनते? किलोग्राम में. शक्कर खरीद के लाना दुकान से, गेहूं, तो किलोग्राम में लाते हैं. तो करंट को भी गिनना चाहिए, एम्पियर. हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट को गिनने का जो यूनिट है उसका नाम है एसआई यूनिट, एम्पियर. और रूल याद रखो कि अगर आप, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, फ्रेंच साइंटिस्ट, ही वाज फ्रॉम फ्रांस, आंद्रे मेरी एम्पियर. अब फ्रेंच नाम है तो आड़े टेढ़े नाम रह सकते. आंद्रे, उसका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर. तो उस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत रिसर्च किया, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर बन गया. और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? तो चार्ज को गिनने का यूनिट
साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया। कब डिसाइड किया? तो साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग हुई थी। कुछ देश के साइंटिस्ट के अलावा पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आए थे और सबकी मीटिंग हुई थी पेरिस में। पेरिस फ्रांस का कैपिटल। और वहाँ उन्होंने डिसाइड किया कौन सी चीज़ को काय में गिनेंगे, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, हर देश में अलग अलग चीज़ों में गिनते थे। जैसे मास गिनना है, वजन, तो कोई लोग तोला में गिनते थे, कोई माशा में गिनते थे, कोई किलो में गिनते थे, कोई छटाक में गिनते थे, कोई पाव में गिनते थे, है ना, कोई मन में गिनते थे। 40 किलो का एक मन होता है, तो अलग अलग गिनते थे। तो ये साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग हुई और यहाँ इन्होंने डिसाइड किए कि पूरी दुनिया में सेम यूनिट यूज़ करेंगे बोले, ताकि एक देश का आदमी दूसरे देश में जा रहा है तो अगर इंडिया में 1 किलो शक्कर खरीद, अगर समझो आप अमेरिका गए और आपके मम्मी को फ़ोन किए, मम्मी मैं अमेरिका में हूँ, शाम में लौटूंगा, तो कुछ लाना है क्या आपके लिए? मम्मी बोलेंगे बेटा वो चाय बनाने के लिए 1 किलो शक्कर लेके आना। तो क्या होगा, आप अमेरिका से भी 1 किलो शक्कर लाएंगे तो उतनी ही आएंगी जितनी इंडिया में 1 किलो शक्कर आती है। पूरी दुनिया में सेम यूनिट है। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाते हो और बोलते हो अंकल एक छटाक शक्कर दे दो, 50 ग्राम को एक छटाक बनते तो नहीं जमेगा। तो फिर उसके बाद एम्पियर, तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या डिसाइड किया उन्होंने? कूलम। अब एक रूल याद रखो कि जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम से होता है उसका पूरा स्पेलिंग जब भी लिखा जाता है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ इंग्लिश ग्रामर के रूल्स फॉलो करने की कोशिश नहीं करना है ना। कोई लोग बोलेंगे सर एम्पियर तो प्रॉपर नाउन है, हमारे इंग्लिश ग्रामर के टीचर ने सिखाए थे 4th स्टैंडर्ड के, तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये यहाँ फिजिक्स में अलग रूल फॉलो होता है। पूरा स्पेलिंग लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से चालू होगा, और अगर आप सिंबल लिख रहे हो ओनली एम्पियर का ए तो आप कैपिटल लिखोगे, ठीक है। और कूलम भी क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। क्या नाम है उसका पूरा नाम? चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम, DED, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम। एक बैच में तो मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ के बॉयज बोल रहे थे सर 4 अगस्त कूलम याद रखेंगे, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम। तो कूलम, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। आपको पता है ना। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी कबर में से फोन करता है और बोलता है एक्सक्यूज मी आई वांट टू टॉक टू योर डैड, मान लो उसको इंग्लिश आती है, और वो बोलता है आई वांट टू टॉक टू योर डैड, गिव हिम द फोन। आप बोलोगे जस्ट वेट अ मिनट, वो फोन में से आपको खींच के तमाचा लगाएगा, बोलेगा वेट फॉर 60 सेकेंड्स बोलो और मिनट मत बोलो। क्यों? टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। अगर आपका घर यहाँ से 5 मिनट दूर है तो आप बोलो मेरा घर यहाँ से 300 सेकेंड दूर है, समझो। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। इस चैप्टर में एक टाइप के न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे जिसमें हम टाइम का ऐसा यूनिट यूज नहीं करेंगे, आर यूज करेंगे, मैं समझाऊंगा, लेकिन हर जगह बाकी हर जगह ऐसा यूनिट। अब चलो ध्यान से समझो, अब कंफ्यूजन होने वाला है। 1 एम्पियर एग्जाम में आता है, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे? One foolish person who created difficulties in our life and made our life very bad is called 1 coulomb. No. If a charge of 1 coulomb, very good, yes, very good. If a charge of 1 coulomb flows through the, अच्छा ये चार्जेस को गिनने के लिए भी कुछ चाहिए ना। वायर में से जो चार्जेस भाग रहे हैं तो 1 सेकंड में कितने चार्जेस भाग रहे हैं ये गिनने के लिए भी कोई मशीन चाहिए। तो मशीन का नाम है एमीटर। एमीटर, ये देखो ये यहाँ लगा रहा है गोल, पूछो इसको एमीटर क्यों बोलते हैं? इसका पूरा नाम है एम्पियर मीटर। ये मशीन का पूरा नाम है एम्पियर मीटर। क्यों? क्योंकि क्या गिनता है? करंट गिनता है, और करंट गिन रहा मतलब क्या गिन रहा है? एम्पियर वाली चीज गिन रहा है, इसीलिए इसका नाम है एम मीटर। मीटर यानी क्या होता है? गिनना। जियोमीटर
जियोमीटर ज्योमेट्री है ना, मीटर यानी गिनना होता है। तो एम मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो एम मीटर जो है ये हम वायर के बीच में लगा देते हैं। एम मीटर के दो स्क्रू रहते हैं। एम मीटर में क्या रहते हैं? दो स्क्रू रहते हैं। तो एक स्क्रू एक वायर बैटरी से जोड़ दिए पॉजिटिव से, वायर का एक किनारा बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो और दूसरा किनारा एम मीटर के पॉजिटिव वाले स्क्रू पे जोड़ दो। एम मीटर में कितने स्क्रू लगे रहते हैं? दो। एक स्क्रू पे लिखा रहता प्लस साइन बना रहता और दूसरे स्क्रू पे क्या साइन लिखा रहता? माइनस। तो एक जो स्क्रू है, देखो ये कनेक्शन एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, और अगर आपका डायग्राम गलत हो गया आधा मार्क कट हो जाएगा। बैटरी का पॉजिटिव में जो वायर लगा हुआ है वो वायर एम मीटर के पॉजिटिव वाले स्क्रू पे लपेट देना है, समझ गए? और एम मीटर पे जो नेगेटिव वाला स्क्रू है, जो स्क्रू के बाजू में नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव में एक स्क्रू वायर लगा दो और वो वायर लगा के बैटरी के नेगेटिव में लगा दो। कंफ्यूज हो गए? बैटरी के पॉजिटिव से आया हुआ वायर एम मीटर के पॉजिटिव स्क्रू पे जुड़ना चाहिए और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आया हुआ वायर एम मीटर के नेगेटिव स्क्रू पे जुड़ना चाहिए। ऐसा कंपलसरी, वरना आपका एम मीटर काम नहीं करेगा, कनेक्शंस गलत उल्टे हो जाएंगे। फिर अब ये एम मीटर क्या करता है? तो ये गिनता है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स वायर में से भाग गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में वायर में से भाग गए। अब ध्यान से समझो, एक कूलम इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो 625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको क्या बोलते हैं आप? 625 और उसके सामने 16 zeros। मैं इसको ऐसा लिख देता 625 इंटू 10⁻16, ठीक है? या ऐसा लिखूं 6.25 इंटू 10⁻18, ये वाला। हाँ, तो आप ध्यान से समझो, एक कूलम इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो 625 इंटू 10⁻16, इतने करोड़ अरब खरब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एक कूलम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर आप शक्कर खरीद के ले जा रहे हैं दुकान से, अगर समझो इतने शक्कर के दाने हैं, हाँ टेक्स्ट बुक में नहीं दिया ना, हाँ मुझे मालूम है टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ। अपनी टेक्स्ट बुक वो आप लोगों को बचपन समझ के इजी लैंग्वेज दी, वो सोच रही है कि इनको क्या पॉइंट क्या डिटेल वैल्यू सिखाना, राउंड ऑफ सिखाओ। हाँ दे बस you should be given full marks because this is not incorrect। तो और बल्कि आपको दूसरे बुक्स में नोट्स वगैरह में ये करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अपनी बुक में उसको उन्होंने शॉर्ट में दिया है। तो कितना दिया है टेक्स्ट बुक में? 6 इंटू 10⁻18। हाँ, उन्होंने ये 0.25 हटा दिया, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू इतना है। तो इतने करोड़ इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, 1 किलो शक्कर यानी क्या होता है? एक शक्कर का दाना होता है? नहीं, 1 किलो शक्कर में बहुत सारे दाने होते हैं। उसी तरह एक कूलम चार्ज, एक कूलम इलेक्ट्रॉन यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने करोड़ अरब जितने भी है, इसको क्या बोलूँ मैं? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, पेंटिलियन, हेक्सिलियन, क्या बोलूँ? तो इतने करोड़ बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इतने करोड़ इलेक्ट्रॉन को 1 कूलम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर समझो आपने किसी किराना दुकान से इतने करोड़ इलेक्ट्रॉन खरीद लिए और बोरी में भर के ले जा रहे, बोरी में भर के इतने इलेक्ट्रॉन ले जा रहे आप, और मैंने पूछा कि क्या ले जा रहे हो बोरी में? आपने कहा इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हो। और मैंने कहा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और आपने बोला सर ये 625,000 आपने बोलना चालू किया। आपने इतने जीरो गिने कि पहले मेरी तबीयत खराब, इतने जीरो सुन के मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। तो इसलिए आप क्या बोलोगे? सर 1 कूलम इलेक्ट्रॉन ले जा रहे है ना। इतना बड़ा खतरनाक नंबर बोलने से अच्छा हम क्या बोलते हैं? 1 कूलम। तो अगर इतने करोड़ इलेक्ट्रॉन्स एम मीटर में से 1 सेकंड में भाग जाते हैं, 1 सेकंड में,
तो हम बोलते हैं 1 एम्पियर का करंट वायर में से फ्लो हो रहा है, एमीटर में से फ्लो हो रहा है। कंफ्यूजिंग बात है, ध्यान से समझना, नहीं समझा तो पूछना है। हाउ विल वी डिफाइन 1 एम्पियर? द करंट विल बी 1 एम्पियर इफ 1 coulomb of charge या 1 coulomb of electron passes through the ammeter in 1 second. The electric current will be 1 ampere if 1 coulomb of electrons pass through the ammeter in 1 second. Is it necessary to pass through ammeter? कुछ बुक्स में हाँ मैं अपने मन से एमीटर लिखवाता हूँ, लेकिन टेक्स्ट बुक और कुछ लोग बोलते हैं इट पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। अगर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे या आपके स्कूल टीचर्स लिखाएंगे तो ऐसा लिखाते हैं कि the electric current will be 1 ampere if 1 coulomb of charge passes through a cross section of a wire in 1 second. तो स्कूल वाले और बहुत से लोग 1 क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर लिखाते हैं, यानी पीस ऑफ वायर, वायर का टुकड़ा, लेकिन मैं एमीटर बोल देता हूँ, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि गिनने का काम तो एमीटर ही करता है। बात समझ में आ रही है? 1 कूलम, अच्छा चाहे तो आप मॉडर्न डेफिनेशन, अपने मन की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इफ इतने करोड़ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द एमीटर इन 1 सेकेंड, द करंट विल बी 1 एम्पियर। लेकिन ये कोई स्कूल वाले, कोई टीचर लोग कोई लिखते नहीं है। कंफ्यूज हो रहे हो आप शायद, है ना? ऐसा लग रहा है कि थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो। पूछो क्या कंफ्यूजन है? टाइम हो गया आपको, मालूम मुझे छुट्टी का टाइम हो गया, वो तो कंफ्यूजन है ही। लेकिन बस ये डेफिनेशन पढ़ के छुट्टी कर देंगे, वैसे भी फिजिक्स ज्यादा देर नहीं पढ़ना चाहिए। तो व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? बोलो आप। देखो रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं, अपन समझ कर लिख सकते हैं। 1 coulomb of passes through cross section of in 1 second. ठीक है, आपने सही बोला होगा। 1 कूलम, अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोलो, चार्ज बोलो, इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flows through the ammeter in 1 second, then the current is called 1 ampere current, है ना? अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना?